नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री के सभी वीडियोस को हमने टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो से हम एंशिएंट हिस्ट्री के ही सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को विस्तार के साथ देखेंगे। प्रत्येक प्रश्नों के न कि सिर्फ उत्तर बल्कि उससे जुड़े और भी जो प्रमुख तथ्य हैं उनके बारे में भी जानेंगे। अर्थात आपको प्रश्न उत्तर का एक अच्छा संग्रह इन वीडियोस से मिलेगा, जो कि आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। इसलिए आप इस सीरीज़ के सभी वीडियोस को अवश्य देखिएगा। और एंशिएंट हिस्ट्री के वीडियो क्लासेस को अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी एक बार अवश्य सीरियल तरीके से देख लें। इससे आपका कंसेप्ट भी बन जाएगा और परीक्षा में आने वाले कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के भी आप सही उत्तर दे पाइएगा। इसलिए दोस्तों, उन वीडियोज़ को भी एक बार अवश्य देख लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का यह पहला वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, एक एक प्रश्नों को विस्तार के साथ देखते हैं। पहला प्रश्न है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? दोस्तों, कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि नवपाषाण काल में कृषि का प्रारंभिक प्रमाण किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व कृषि के साक्ष्य मिले हैं, जबकि नवीनतम खोजों में और भी स्थलों के प्रमाण मिले हैं, जिनमें से लौहरा देव में भी कृषि के प्रमाण मिले हैं, जो कि 8000 ईसा पूर्व के काल का है। वहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। लौहरा देव उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? बिल्कुल आसान उत्तर है, नवपाषाण काल में ही कृषि की शुरुआत हुई थी। उससे पहले मध्यपाषाण काल में तो कृषि की शुरुआत हुई भी नहीं थी। मध्यपाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई थी और पहला पालतू पशु कुत्ता था। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में स्थित है। यहाँ से गुफा चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और ये साक्ष्य तीनों काल यानी पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तीनों काल के चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? यह मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल का किस क्षेत्र में विकास हुआ? इन तीनों काल का सर्वाधिक विकास नर्मदा घाटी क्षेत्र में हुआ था। मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी क्षेत्र में ही अधिकतम प्रमाण मिले हैं, जैसे हथनौरा, भीमबेटका, आदमगढ़, ये सभी क्षेत्र मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में ही थे और यहाँ से तीनों काल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। बुर्जहोम जो कि कश्मीर में स्थित है, वहाँ से गर्त आवास, शिकार तथा मछली पालन और साथ ही मृतक को कब्र में उसके कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ये मिलता है नर्मदा घाटी में। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में अब्दुल्लागंज रायसेन नामक स्थान पर स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़। ऑप्शन में अगर मेहरगढ़ है तो मेहरगढ़ उत्तर देंगे। अगर मेहरगढ़ के अलावा लौहरा देव अगर है तो लौहरा देव उत्तर देंगे। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? नवदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को आहार संस्कृति नाम दिया गया है। इसका काल लगभग 2100 से 1400 ईसा पूर्व का है। पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन दो स्थलों से प्राप्त होता है? पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य बागौर तथा आदमगढ़ से प्राप्त होता है। बागौर राजस्थान में स्थित है और आदमगढ़ मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में स्थित है। इन दोनों स्थानों से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में किसके संलग्न कार्यालय है? मतलब पूछा जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस विभाग, किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह मैंने पाषाण काल के वीडियो में भी बताया था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला, भीमबेटका की गुफाएं। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहद पाषाण स्मारक यानी कि महापाषाण काल के बारे में पूछा जा रहा है। यह मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में इसकी पहचान की गई है। मृतकों को बड़े बड़े चट्टानों के नीचे दफना दिया जाता था, जिसे कि महापाषाण स्मारक कहा गया। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? मानव द्वारा उगाई गई प्रथम फसल जौ थी, परंतु खाद्य फसल के रूप में मानव ने सर्वप्रथम गेहूं का प्रयोग किया। जौ का प्रयोग धार्मिक कार्यों के लिए किया गया था। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड्डी से निर्मित आभूषण महदहा, जो कि प्रतापगढ़ में है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसमें से मृग श्रृंग यानी कि हिरण के श्रृंग से बने छल्ले तथा हड्डियों के आभूषण प्राप्त हुए हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल, कांस्य काल और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? यह विभाजन किया था जर्गेनस थॉमसन ने 1820 ईस्वी में। यह ईस्वी भी आप याद रखिएगा। 1820 ईस्वी में जर्गेनस थॉमसन ने कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क में है, वहाँ की एक संग्रहालय में रखे वस्तुओं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा था: पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रथम प्रमाण मिला है मेहरगढ़ से। यहाँ से कृषि तथा पशुपालन दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि अस्थायी जीवन का प्रमाण है। अस्थायी जीवन का प्रमाण का मतलब हुआ कृषि की शुरुआत। कृषि वहीं होगी जहाँ अस्थायी जीवन होगा। कृषि का प्रथम प्रमाण मिला है मेहरगढ़, इसलिए प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण भी मेहरगढ़ ही होगा। दोस्तों, ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। ये सब किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझ लें और याद रखें। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का काल निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? गैरिक मृदभांड का काल माना जाता है 2000 से 1500 ईसा पूर्व तक के काल को। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ? नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग हुआ, इसलिए नवपाषाण काल के तुरंत बाद ताम्रपाषाण काल प्रारंभ हुआ और उसके बाद फिर कांस्य युग, जिसे कि हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, उसकी शुरुआत हुई। प्रकाश, दायमाबाद, इनाम गांव किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं? ये सब जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। ताम्राश्म काल में यानी कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? इसका उत्तर होगा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं लेखैया से, जो कि विंध्य क्षेत्र के उत्तर में स्थित है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सवाधान से प्राप्त हुआ है? यह भी कश्मीर के बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। कश्मीर के बुर्जहोम से गर्तावास यानी कि अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे घर बनाकर रहना और मालिक के साथ उसके कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। बुर्जहोम का अर्थ होता है जन्म स्थान। निम्न में से किस एक पुरा स्थल पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? वैसा स्थल पूछा जा रहा है जहाँ से पाषाण संस्कृति के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और साथ ही हड़प्पा सभ्यता के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और यह स्थान है मेहरगढ़। कालीबंगा, आमरी, कोटदीजी ये सब हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं, जबकि मेहरगढ़ हड़प्पा के साथ साथ पाषाण काल का भी प्रमुख स्थल है। इसे दोस्तों मिलान करना, ये इसमें मिलाया हुआ है। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र, मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश, आहार संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान और प्रभास संस्कृति गुजरात। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल कौन है? पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल है बिहार का चिरांद, जो कि सारण जिले में स्थित है। बिहार राज्य के सारण जिले के चिरांद से हड्डियों के औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि नवपाषाण काल के हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ कब हुआ था? पशुपालन का आरंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। राख कटीला किस नवपाषाणकालिक स्थल से संबंधित है? राख कटीला प्राप्त हुआ है संगनकल्लू से, जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक के संगनकल्लू से
राख के ढेर के साथ साथ पशुपालन के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग यानी कि ताम्र और पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। चालकोलिथिक युग ताम्र पाषाण काल को कहा जाता है। यह नव पाषाण काल के तुरंत बाद का काल था, जिसमें कि तांबा धातु और साथ ही साथ पाषाण दोनों का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा गया है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से प्राप्त हुए हैं, जो कि प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ का एक और महत्वपूर्ण स्थल महदाहा है, जहाँ से हड्डी से निर्मित आभूषण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। पशुपालन का प्रथम प्रमाण मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिला है। पशुपालन के प्रमाण में मध्य प्रदेश का आदमगढ़ तथा राजस्थान का बागौर प्रमुख है, जो कि मध्य पाषाण काल के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पाई स्थल नहीं है? चन्हुदड़ो यह एक हड़प्पाई स्थल है। कोटदीजी यह भी है। देसलपुर भी हड़प्पाई स्थल है। सोहगौरा हड़प्पाई स्थल नहीं है। इसका उत्तर सी होगा। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? ऑप्शंस है, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। यह कथन सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। यह कथन भी सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक लिपि थी, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है, जबकि वैदिक सभ्यता की लिपि हम पढ़ चुके हैं। अगला, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। यह कथन भी सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता से किसी भी अस्त्र शस्त्र के प्रमाण नहीं मिले हैं, अर्थात इससे यह भी ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। वे युद्ध नहीं करते थे और उन्हें लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। वह सिर्फ तांबा और कांसा का प्रयोग करते थे। तो इस तरह इसके सभी कथन सत्य हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, बस उसका दूसरा नाम पूछा जा रहा है इसमें। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र को अगर मिला लिया जाए तो वह त्रिभुजाकार आकार का प्राप्त होता है, जिसमें कि इस तरह का आकार हमें मिलता है। हड़प्पा स्थल का सबसे उत्तरी बिंदु भारत के जम्मू कश्मीर में मांडा, और यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि भारत के महाराष्ट्र के दायमाबाद में स्थित है, और सबसे पश्चिमी क्षेत्र है सुतकागेडोर जो कि बलूचिस्तान प्रांत में है, और इसे सबसे पूर्वी मान सकते हैं जो कि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस तरह यह एक त्रिभुजाकार आकृति हमें मिलती है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? इसके लिए हड़प्पा वासियों ने ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति अपनाई थी। सड़कें जो होती थी समकोण पर काटती थी और घर भी बिल्कुल समकोण पर बनाए जाते थे। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? इसका उत्तर है गाय। हड़प्पा स्थली से प्राप्त टेराकोटा कलाकृतियों में जो कि खिलौनों की आकृति थी तथा मोहरों पर भी जिन जंतुओं की आकृति प्राप्त हुई है उसमें हाथी, बाघ, गैंडा ये सब है, परंतु किसी में भी गाय की आकृति प्राप्त नहीं हुई है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? हड़प्पाई स्थल में मापतौल के प्रमाण लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल हड़प्पाई काल का एक बंदरगाह था। लोथल के खोजकर्ता थे रघुनाथ राव। यह क्षेत्र वर्तमान गुजरात के अहमदाबाद का क्षेत्र था। लोथल भोगवा नदी के तट पर अवस्थित था। लोथल से हमें माप तौल के प्रमाण मिले हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? इसका उत्तर होगा भारत। भारत के हड़प्पाई स्थल में कपास के प्रमाण मिले हैं। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में कहाँ मिलता है? हाथी दांत के भी प्रमाण हमें लोथल से ही मिले हैं। हाथी दांत, अग्निकुंड, रंगाई कुंड,
मापतौल, बेलनाकार मोहरे, मिट्टी के बने खिलौने इत्यादि प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कथन ए, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो चुके हैं। कारण, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। इसमें दोनों ही कथन सत्य है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर जितने भी हड़प्पाई स्थल थे वह सब अब विलुप्त हो चुके हैं, यह कथन सत्य है। और ये स्थलों की खोज तभी हुई जब खुदाई हुआ, तो खुदाई के दौरान इन स्थलों की खोज हुई, यह कथन भी सत्य है। लेकिन इसका आपस में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यह दोनों ही कथन सत्य है, परंतु कारण जो है वो कथन का स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए उत्तर बी होगा। कौन सा हड़प्पाई स्थल 3 भागों में विभक्त था? 3 भागों में विभक्त था धौलावीरा। हड़प्पाई स्थल धौलावीरा जो कि उत्तर पश्चिमी गुजरात में स्थित था, इसके खोजकर्ता थे जे.वी. जोशी। यह सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल था जो कि 3 भागों में बटा था, उत्तरी भाग, मध्य भाग और निम्न भाग। वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? इसमें सिंपली यही पूछा जा रहा है कि लोथल किस नदी के तट पर अवस्थित था, तो लोथल भोगवा नदी के तट पर अवस्थित था। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? अपवाह तंत्र यानी कि नहरों का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा किया गया था। धौलावीरा से हमें नहरों तथा विशाल जलाशय के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा से हमें एक उन्नत जल प्रबंधन का प्रमाण मिलता है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर.डी. बनर्जी, एम.एस. बत्स, के.एन. दीक्षित, ये सभी हड़प्पाई स्थल के उत्खनन से संबंधित थे, जबकि विंसेंट आयर स्मिथ ये इतिहासकार हैं। इनका हड़प्पाई स्थल के उत्खनन से कोई संबंध नहीं था। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आया था नगरीय संस्कृति हड़प्पा, उसके बाद आया लोहे का हल, उसके बाद आया पंचमार्क्ड कॉइन्स, आहत मुद्रा, और उसके बाद फिर सोने का सिक्का आया। तो इस तरह 4, 3, 2, 1 यह उत्तर हो जाएगा। धौलावीरा जिस राज्य में है? धौलावीरा उत्तर पश्चिमी गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न से है: नगरीय सभ्यता, शहर योजना प्रणाली। इसमें मिलान करना है प्राचीन स्थल और पुरातत्वीय खोज। लोथल, बंदरगाथा, गोदीबाड़ा, कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। धौलावीरा से हड़प्पाई जो लिपि है, चित्रात्मक लिपि, उसके बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। बनावली से हमें मिट्टी के बने हुए खिलौने हल प्राप्त हुए हैं। 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? ये पहले ही हमने पढ़ा धौलावीरा में। धौलावीरा से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, साथ ही वहाँ एक विशाल जलाशय और नहरों का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आलमगीरपुर या यूपी में है हिंडन नदी, लोथल भोगवा नदी, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान सिंध प्रांत में सिंधु नदी, बनावली घग्गर उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। बनावली वर्तमान में हरियाणा के हिसार क्षेत्र में स्थित था। बनावली से प्राप्त प्रमाण में सबसे प्रमुख प्रमाण है मिट्टी से बने खिलौने हल। अगला प्रश्न है युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? यानी कि जोड़ों में दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से 3 युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। लोथल की खोज एस.आर. राव ने की थी, यह भी सही है। सूरकोटदा जे.पी. जोशी ने की थी। धौलावीरा की खोज भी जे.पी. जोशी ने ही की थी, ना कि बी.के. थापर ने। अगला प्रश्न रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ स्थित है? वह वर्तमान सौराष्ट्र में स्थित था। रंगपुर भादर नदी के तट पर स्थित था और इसके भी खोजकर्ता थे रंगनाथ राव। यहाँ से धान की भूसी, ज्वार तथा बाजरा के प्रमाण मिले हैं। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदारो को। मोहनजोदारो नाम से एक मूवी भी आई थी जिसमें लीड रोल में ऋतिक रोशन थे। इस फिल्म में हड़प्पा कालीन जीवन को दर्शाया गया है और इसमें मोहनजोदारो का विशाल स्नानागार तथा सभा कक्ष को भी दिखाया गया है।
लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? लेखन कला की उचित प्रणाली का विकास सर्वप्रथम सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने किया था। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, लोथल गुजरात यह भी सही है, कालीबंगा हरियाणा नहीं राजस्थान यह गलत है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है, यह घग्गर नदी के तट पर स्थित था। रोपड़ पंजाब यह सही है। किस सैंधव स्थल से बेलनाकार मोहर प्राप्त हुआ है? बेलनाकार मोहरें लोथल के साथ साथ मांडा से भी प्राप्त हुई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? इसका उत्तर है एज़टेक, माया, मुइज़्का, इंका। यह सभी सिंधु घाटी सभ्यता की तरह ही विभिन्न सभ्यताएं थी। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। मांडा हड़प्पा स्थल का सबसे उत्तरी क्षेत्र जो कि जम्मू कश्मीर में है। यह हड़प्पा स्थल का सबसे दक्षिणी क्षेत्र जो कि महाराष्ट्र में है। कालीबंगा यह राजस्थान में है। राखीगढ़ी ये हरियाणा में है। इसका उत्तर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। दोस्तों ये सभी प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर का यह वीडियो सीरीज आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके अवश्य बताएं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? दोस्तों यह प्रश्न मैं आपके लिए रखता हूँ, आप इसका उत्तर कमेंट में अवश्य बताएं। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था, इसलिए इसका उत्तर आप अवश्य दें। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना ज़िले में स्थित है। राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो ही है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या फिर सिंधु का बाग भी कहा जाता है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में मातृ देवी की पूजा होती थी। हड़प्पा में उर्वरता देवी की पूजा होती थी। लोथल से अग्निकुंड का प्रमाण इत्यादि पूजा पाठ के प्रमाण मिले हैं, परंतु मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला है और ना ही उस काल में धर्म का वर्चस्व था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। किस नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क के पीछे की ओर खुलती थी, परंतु सैंधव स्थल लोथल के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? सिंध में मोहनजोदड़ो स्थित है और चन्होदड़ो स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? नील नदी के तट पर मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। मिस्र तथा मिस्र की सभ्यता नील नदी की देन कहलाती है। नील नदी घाटी के ही क्षेत्र में मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। इन्होंने ही 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इन क्षेत्रों में खुदाई प्रारंभ की और दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा तथा राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की। अगला प्रश्न है, चन्होदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? इसका उत्खनन किया था अर्नेस्ट मैक ने। अर्नेस्ट मैक और मजुमदार इन दोनों ने मिलकर 1931 ईस्वी में इस स्थल की खोज की थी। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? नलियां एवं कुएं मिले हैं, धान्यागार यानी कि अन्नागार मिला है, दुर्ग भी मिले हैं, शिखर सहित मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला है। पूजा पाठ के प्रमाण मिले हैं, पशुपतिनाथ की पूजा, उर्वरता देवी की पूजा, मातृ देवी की पूजा, पशु पूजा इत्यादि के प्रमाण मिले हैं, लेकिन कोई मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख एक मिला है, धौलावीरा से 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है, परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो जब पढ़ नहीं सके हैं तो उससे जानकारी भी नहीं मिला है। पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख मिला है, पर उसे भी पढ़ नहीं सके हैं। पुरातात्विक खुदाई सभ्यता से जो लिपि या फिर कुछ अभिलेख
या कुछ चिन्ह प्राप्त हुए हैं उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का एकमात्र स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? सैंधव सभ्यता का बहुत सारा स्थल है जो कि पाकिस्तान में है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, कोटदीजी, आमरी, सुतकांगेडो, डाबरकोट, बालाकोट इत्यादि, ये सभी स्थल पाकिस्तान में ही है। ऑप्शंस में हड़प्पा इसका उत्तर होगा। कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर यूपी में है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? इंद्र को उत्तरदायी मानने का अर्थ हुआ कि भीषण बाढ़ के कारण सभ्यता नष्ट हो गया, और यह मानना था सर जॉन मार्शल का। इतिहासकार जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और एस.आर. राव के अनुसार भीषण बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता जलमग्न हो गई और इसका अंत हो गया। और मोहनजोदड़ो से 7 स्तर के बाढ़ के प्रमाण भी मिले हैं, जबकि गार्डन चाइल्ड और मार्टिनर व्हीलर के अनुसार बाह्य तथा आर्यों के आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। इसके अलावे ऑरेलस्टाइन तथा अमलानंद घोष के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? यह खुदाई का प्रारंभ सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में शुरू हुआ था, इसलिए इसका उत्तर सर जॉन मार्शल होगा। मृण्मय पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? यह प्राप्त हुई है बनावली से। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता एवं उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। यह बिल्कुल सही कथन है। लौकिक सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व भी था, पूजा पाठ होते थे, परंतु धार्मिक तत्व जो थे वो वर्चस्वशाली नहीं थे। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। कपास के वस्त्र का भी प्रमाण मिला है। यह दोनों ही कथन सत्य है, 1 और 2 दोनों। कपास के जो वस्त्र बनाए जाते थे उनका निर्यात भी किया जाता था। मिलान करना है, एक तरफ स्थल है और दूसरी तरफ नदी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर, हस्तिनापुर गंगा नदी तट पर, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी तट पर और पैठन गोदावरी नदी के तट पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार, अनाज संग्रह करने का स्थान यानी कि अन्नागार कहाँ मिला है? विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार दोनों ही मिला है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों में ही सबसे बड़ा स्थल था, और यहीं से विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। यह प्रश्न भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थलों में लोहा की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व में हुई थी, तब से उत्तर वैदिक काल का शुरुआत माना जाता है। इसके अलावा हड़प्पा कालीन स्थलों में तांबा, चांदी, स्वर्ण इत्यादि धातु प्राप्त हो चुके थे। निम्न में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? यह प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। वृषभ मुद्रा के अलावे मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति, तांबे की माला मूर्ति, पत्थर की पुरोहित की मूर्ति, एक श्रृंगी पशु की मुद्राएं प्रमुख हैं। कब्रिस्तान में जहां से एक साथ पुरुष एवं महिलाओं को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है, यह साक्ष्य मिला है हमें लोथल से। लोथल से हमें 3 युगल समाधान यानी 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। लोथल वर्तमान गुजरात के अहमदाबाद क्षेत्र में था। यह भोगवा नदी के तट पर अवस्थित था और इसके खोजकर्ता थे रंगनाथ राव। लोथल सैंधव सभ्यता का बंदरगाह था। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग हुआ था। हड़प्पा सभ्यता से काले एवं लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जिसे BRW ब्लैक एंड रेड वेयर कहा गया। स्थलों और नदी का मिलान करना है। हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भोगवा नदी और रोपड़ सतलज नदी। रोपड़ पंजाब में है।
3214। अगला प्रश्न, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? अभी कुछ देर पहले ही मैंने इसके बारे में कहा है, आप इसका उत्तर कमेंट में बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? सिंधु सभ्यता की जो प्रमुखता है वह इसके नगर नियोजन प्रणाली के लिए थी, तो इसका उत्तर केवल एक होगा। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। वे चारों पशु कौन कौन हैं? वो चारों पशु हैं बाघ, गैंडा, भैंस और हाथी। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से चांदी का भी साक्ष्य मिला है, जो कि ईरान से आयात करवाया जाता था। हड़प्पा कालीन व्यापार में आयात और निर्यात दोनों होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से निर्यात में सूती वस्त्र, हाथी दांत से बनी वस्तुएं तथा लकड़ियों का निर्यात बड़े पैमाने पर किया जाता था, जबकि आयात में खेतड़ी से तांबा, कोलार से सोना, ईरान से चांदी तथा अफगानिस्तान से टीन और लाजवर्द का आयात किया जाता था। इसलिए चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य हमें हड़प्पा संस्कृति से ही मिलता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? घोड़ा, हाथी, गाय ये सभी के पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, परंतु शेर का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। आर्य सभ्यता, जिसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है, वह एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, इसलिए इसे गैर आर्य सभ्यता कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? सबसे प्रमुख बात है लिपि। आर्यों की जो लिपि थी उसे हम पढ़ सके हैं, इसलिए लिपि के पढ़े जाने के कारण हम उसे सिंधु सभ्यता से अलग रखते हैं। सिंधु सभ्यता से जो हमें लिपि मिली है वो चित्रात्मक लिपि है, उसे हम पढ़ नहीं सके हैं, इसलिए उसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। हल से जुते हुए खेत का प्रमाण भी कालीबंगा से ही मिला है, इसे जरूर याद रखिएगा, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ आर्यों के पूर्व से ही माना जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में पशुपतिनाथ की मूर्ति की पूजा की जाती थी, मातृ देवी की पूजा की जाती थी। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, दायमाबाद महाराष्ट्र ये भी सही है, बनावली हरियाणा ये भी सही है, राखीगढ़ी राजस्थान नहीं, यह भी हरियाणा में ही स्थित है। राजस्थान में कालीबंगा है। जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ मिला है? यह मिला है कालीबंगा में। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? चावल का साक्ष्य रंगपुर से प्राप्त हुआ है। रंगपुर गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी, चावल, ज्वार, बाजरा के प्रमाण मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, यह कथन गलत है। मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये कथन सही है। पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, युद्ध का भी कोई प्रमाण नहीं मिला, यह कथन भी गलत है। केवल कथन 2 सत्य है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस में? आत्मा और ब्रह्मा में, यज्ञ प्रणाली में, कर्मकांड में, मातृशक्ति में। मातृ देवी की पूजा की जाती थी, यही इसका उत्तर होगा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन है? अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन है तो उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन है तो वह है धौलावीरा। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल धौलावीरा है, जो कि गुजरात में स्थित था। नर्तकी की कांस की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस की मूर्ति, तांबे की मानव मूर्ति तथा पत्थर की पुरोहित की मूर्ति प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो से ही पूरी सभ्यता का सबसे विशाल भवन अन्नागार मिला है तथा एक विशाल स्नानागार भी मिला है।
और एक विशाल सभा भवन भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में इतिहासकारों ने जो अपने मत दिए हैं उसमें जो गलत है उसे चुनना है। J.H. मैके के अनुसार सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने ही आकर हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत की, ये मत सही है। मार्टिनर व्हीलर के अनुसार पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रसार हुआ, यह कथन भी सही है। अमलानंद घोष ने यह मत दिया कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, इनका यह भी मत सही है। एम रफीक मुगल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही प्रेरित थी, यह कथन गलत है, यही इसका उत्तर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है। मुहर, मंदिर, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। तो मंदिर तो वहाँ मिले नहीं हैं, मुहरें मिली हैं, बर्तन मिले हैं, जेवर भी मिले हैं, हथियार और औजार भी मिले हैं। तो ए और बी, आंसर इसका होगा डी। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, यह कथन सत्य है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, यह कथन भी सत्य है। मातृदेवी की पूजा की जाती थी, यह कथन भी सत्य है। लोग लोहे से परिचित थे, लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोहा से परिचय हुआ 1000 ईसा पूर्व में। ऋग्वैदिक काल की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से हुई। 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई, यानी कि ऋग्वैदिक काल की भी शुरुआत हो चुकी थी, उस समय भी लोहे का ज्ञान नहीं था। 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई, तब से उत्तर वैदिक काल की शुरुआत मानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। भारत में लोथल है, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। लोथल भारत के गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं। मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नाव तथा मकान। इसमें से कौन है जो कि तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास को सूचित करता है। यह है मुद्रा। सिंधु घाटी से कई तरह की मुद्राएं प्राप्त हुई है जो कि सिंधु सभ्यता के व्यापारिक और आर्थिक विकास को दर्शाता है। दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरस्थल है, यह कहाँ स्थित है। यह पंजाब में स्थित है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति में एक स्थान से 10 बड़े चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसे कि शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण माना जाता है, और यह मिला है धौलावीरा से। इन संकेतों को हम अब तक पढ़ नहीं पाए हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, नृत्य करती हुई बालिका। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है। दोस्तों इसका उत्तर आप कमेंट में बताएं। लोथल के बारे में बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। लोथल कहाँ स्थित है और साथ ही इसके खोजकर्ता कौन थे वो आप कमेंट में बताएं। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन कौन थी। सिंधु, झेलम, चिनाब, गंगा नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। कालीबंगा है, रोपड़ है, लोथल है, पाटलिपुत्रा नहीं। वैदिक काल के बाद जब महाजनपदों में मगध महाजनपद का उत्कर्ष हुआ तब मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा बनी थी। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। घरों में कुओं का अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके अलावा धौलावीरा से भी कुआं का अवशेष मिला है। धौलावीरा का अर्थ भी होता है सफ़ेद कुआं। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया। मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। तांबा और पाषाण इन दोनों का उपयोग जिस युग में हो रहा था उसी युग को ताम्र पाषाण युग कहा गया है, जो कि नव पाषाण काल के बाद तथा सिंधु सभ्यता के पहले के लगभग का काल है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़ा का अंकन नहीं मिलता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। कथन सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया।
यह कथन भी सही है। हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग का पता नहीं था, यह कथन गलत है। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा, सोना, चांदी इत्यादि धातुओं का प्रयोग करते थे, इसलिए पहला और दूसरा कथन सही है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से इतने ही प्रश्न थे। वैदिक सभ्यता, पहला प्रश्न, अध्योलिखित में कौन एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? चार्वाक एक भारतीय दर्शन है। चार्वाक दर्शन को लोकायत भी कहा जाता है। चार्वाक एक नास्तिक दर्शन है। यह आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं करता है। चार्वाक दर्शन सिर्फ प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है और जो भी परलौकिक शक्तियाँ हैं उसके सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। चार्वाकों के अनुसार उनका सर्वोच्च मूल्य काम, भोग तथा सुख है। चार्वाक दर्शन में जीवन का लक्ष्य सुख को बताया गया है। चार्वाक दर्शन में ही एक श्लोक है, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेतु, अर्थात ऋण लेकर घी पियो। अर्थात यह जो जीवन है वही एकमात्र जीवन है, इसे पूरे सुख से जियो, चाहे उसके लिए ऋण ही लेना क्यों ना पड़े। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में विष शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में समाज की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, और ग्राम मिलकर विष बनते थे और विष मिलकर जन बनते थे, जिसे कबीला भी कहा जाता था। आगे चलकर यही जनपद बने और फिर महाजनपद बने, जिसके बारे में एंशिएंट हिस्ट्री के वीडियोज़ में हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी अवश्य देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ऋग्वेद में विष शब्द का उल्लेख 170 बार किया गया है। आर्य शब्द इंगित करता है, अर्थात आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ वंश। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति, एक श्रेष्ठ कुलीन उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को वनस्पति का देवता भी कहते हैं। 10वें मंडल में वन व्यवस्था की चर्चा की गई है। 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा उपनिषदों में की गई है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें से सिर्फ 12 ही उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीनतम वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना था। ये कथन सही है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। यह कथन भी सत्य है। दोनों ही कथन सही हैं। प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता था? प्राचीन भारत में निष्क कहा जाता था स्वर्ण आभूषणों को। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा जैसे नामों से संबोधित किया गया है? इन नामों से सरस्वती नदी को संबोधित किया जाता था। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है, परंतु सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को कहा गया है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? यह मिलता है ऋग्वेद में। आयुर्वेद ऋग्वेद का ही उपवेद है, जिसमें जीवन, चिकित्सा, आयुर्वेद इत्यादि का वर्णन किया गया है। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। आर्यकालीन शब्द अधिवास से क्या तात्पर्य है? कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को अधिवास कहा जाता था और कमर के नीचे पहने जाने वाले अंतः वस्त्रों को नीवी कहा जाता था। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृदभांड का उपयोग किया गया है, आभूषण भी थे, काष्ठकारिता भी थी। प्रारंभिक आर्यों द्वारा लोहा व्यवहार में नहीं लाया गया था, इसलिए इसका उत्तर लोहारगिरी होगा। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? महाभारत को जय संहिता कहा जाता था। महाभारत में कुल 18 अध्याय हैं और महाभारत का युद्ध भी 18 दिनों तक चला था। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। महाभारत में अध्याय की संख्या भी 18 है। महाभारत युद्ध भी 18 दिन तक चला था और पुराणों की संख्या भी 18 है।
800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 से 600 ईसा पूर्व के काल को ब्राह्मण युग कहा जाता है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की लिपि ब्राह्मी थी, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? भारतीय परमाणुवाद का जनक कहते हैं महर्षि कणाद को। इन्होंने वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत दिया था। इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया था कि प्रत्येक वस्तु परमाणु से मिलकर बनी है, इसलिए परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद को कहा जाता है। ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है पवित्र गाय के लिए, क्योंकि ऋग्वेद में गाय को सबसे पवित्र जीव माना जाता था। ऋग्वेद में गाय का सर्वाधिक महत्व था। ऋग्वैदिक काल में संपत्ति की गणना गाय के द्वारा ही की जाती थी और साथ ही यज्ञ कर्मकांडों में दान दक्षिणा के रूप में गाय ही दी जाती थी। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन है? सबसे प्राचीनतम स्मृति है मनुस्मृति। इसकी रचना शुंग काल में हुई थी। यह हिंदू धर्म के संदर्भ में सबसे अधिक प्रमाणिक ग्रंथ है। इसमें आर्य संस्कृति के चारों क्षेत्र ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश तथा आर्यावर्त का उल्लेख मिलता है। किस वेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया है? सभा को नरिष्ठ कहा गया है अथर्ववेद में। अथर्ववेद का नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर रखा गया है। अथर्व का अर्थ होता है जादू टोना। अगला प्रश्न है, वेदों का मिलान करना है उनके ब्राह्मण ग्रंथों से। ऋग्वेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐत्रेय और कौशितकी। ऋग्वेद का ऐत्रेय हो जाएगा। सामवेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविश और जैमिनीय। सामवेद का पंचविश हो जाएगा। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ और तैत्तिरीय। इसका शतपथ हो जाएगा। तो इस तरह 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। त्रयी किसका नाम है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को सम्मिलित रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीनों वेदों का नाम है त्रयी। निम्न में से कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का प्रचलन हुआ, जिसमें 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया: ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम का उम्र जन्म से लेकर 25 वर्ष की आयु तक था। गृहस्थाश्रम 25 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक और वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष की आयु तक और संन्यास 75 वर्ष से मृत्यु तक। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किस वेद से? यज्ञ संबंधी विधियों का वर्णन यजुर्वेद में किया गया है। यजुर्वेद में 1990 मंत्र हैं, जो कि यज्ञ के दौरान कर्मकांडों की विधियों का उल्लेख करता है। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? यव यानी जव। जौ को ऋग्वेद में यव कहा गया है। यव का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता था। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है पुरुष मेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। शतपथ ब्राह्मण का संकलन महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया था। शतपथ ब्राह्मण में ही जल प्लावन कथा, जिसमें भगवान विष्णु का वराह अवतार है, उसका वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं किस देवता से? ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र इंद्रदेव को समर्पित हैं। ऋग्वेद के 1028 मंत्रों में से 250 मंत्र सिर्फ इंद्रदेव को समर्पित हैं। ऋग्वेद में इंद्रदेव को पुरंदर भी कहा गया है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ऋग्वेद में सबसे मूल्यवान संपत्ति गाय को समझा जाता था। ऋग्वेद में गाय को अघन्या यानी कि न मारने योग्य जीव कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में संपत्ति की गणना गाय से ही की जाती थी। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? विवाह संस्कार का वर्णन उत्तर वैदिक साहित्य वेदांगों में की गई है। वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। वेदांगों की संख्या 6 है, जिनमें से शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद तथा ज्योतिष है। इन 6 वेदांगों में से कल्प वेदांग, जिसे कल्प सूत्र भी कहते हैं, इसके 3 भाग हैं: श्रोत सूत्र, गृह सूत्र तथा धर्म सूत्र।
स्रोत सूत्र में यज्ञों के बारे में वर्णन किया गया है, जबकि गृह सूत्र में विवाह तथा व्यक्ति के 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है और धर्म सूत्र में जीवन के उद्देश्य की व्याख्या की गई है। इसलिए इसका उत्तर गृह सूत्र होगा। गृह सूत्र में ही प्राचीन विवाह संस्कार का वर्णन है, जिसमें 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? भारतीय संगीत का उद्गम, या कह सकते हैं भारतीय संगीत का जनक, सामवेद को कहा जाता है। सामवेद में ऋग्वेद के ही मंत्रों को संगीत के रूप में उच्चारित किया गया, इसलिए सामवेद को संगीत का वेद भी कहा जाता है। 7 सुरों का प्रथम प्रयोग इसी वेद में किया गया है, इसलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? कल्प वेदांग के गृह सूत्र में ही व्यक्ति के जन्म पूर्व से लेकर मृत्यु तक के 16 संस्कार के बारे में बताया गया है। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? ऋग्वेद में युद्ध देवता कहा गया है भगवान इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्रदेव को पुरंदर भी कहा गया है। पुरंदर का अर्थ होता है किला तोड़ने वाला, यानी कि युद्ध का देवता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? संपत्ति का प्रमुख रूप था गोधन, यानी गाय। वैदिक युगीन सभा क्या थी? वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। ऋग्वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए 4 प्रकार की प्रतिनिधि सभाएं होती थी, जिनमें से समिति, सभा, विदत तथा गण होती थी। इनमें से सभा कुलीन वर्ग का समूह था, जो कि मंत्री परिषद की तरह कार्य करती थी। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है, वह है बोगाज कोई अभिलेख। 1400 ईसा पूर्व के बोगाज कोई अभिलेख से इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य देवताओं का उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? आर्यों का प्रमुख जीविकोपार्जन शिल्प कार्य था। वैदिक नदियाँ और उनके आधुनिक नाम का मिलान करना है। कुभा काबुल का प्राचीन नाम है। पुरुषनी रावी का प्राचीन नाम है। सदानीरा गंडक को कहा जाता था और सतुद्री सतलज का प्राचीन नाम है। 2, 3, 1, 4 ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद में ऋग्वेद के ही मंत्रों को संगीत रूप दिया गया है। उत्तर वैदिक काल माना जाता है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को माना जाता है, जबकि पूरा वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक को माना जाता है और 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के काल को ऋग्वैदिक काल माना जाता है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्ब सूत्र का संबंध है गणित से। शुल्ब सूत्र को रेखा गणित का प्रारंभ माना जाता है। इसमें यज्ञ वेदिकाओं के निर्माण के नियम तथा ज्यामितीय विज्ञान की भी व्याख्या की गई है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे? गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। सुमेलित करना है। अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित जानकारी दी गई है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा के बारे में वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में बलिदान विधि, यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है और सामवेद में ऋग्वेद के ही मंत्रों को संगीत रूप दिया गया है। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन ए। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले वेदों का निर्माण हुआ, फिर वेदांग, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। तो इस तरह ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और फिर उपनिषद। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शेष 3 के वर्ग का नहीं है? कुल, वंश और गोत्र लगभग एक ही शब्द है। कोश इनमें से अलग है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है। इसकी रचना विश्वामित्र द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक कार्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? पूर्व वैदिक कार्यों के सबसे लोकप्रिय देवता थे इंद्र। ऋग्वेद के 1028 सूक्तों में से 250 सूक्त सिर्फ इंद्रदेव को समर्पित हैं। वैदिक काल में किस जीव को अघन्या माना गया है? दोस्तों पिछले वीडियो में भी मैंने इसका उत्तर दिया था, आप इसका उत्तर कमेंट करके बताएं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद,
यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेद को सम्मिलित रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ है। ये कथन सही है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। यह कथन भी सत्य है। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गायें ही होती थी, ना कि जमीन। यह कथन भी सत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऋग्वैदिक आर्य के लिए सर्वाधिक महत्व वाली कोई वस्तु थी तो वो थी गाय। गाय के लिए ही युद्ध होते थे। दान दक्षिणा में भी गाय ही दी जाती थी। संपत्ति की गणना भी गाय से ही की जाती थी। भोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं के नामों का उल्लेख प्राप्त हुआ। इस अभिलेख से इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य देवताओं का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, जिसमें तत्कालीन समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णों को दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत बताया गया है। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं तथा 10,580 मंत्र हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण शब्द का प्रथम उल्लेख मिलता है। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुभा, जिसका वर्तमान नाम काबुल नदी है, वह अफगानिस्तान में है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसका उत्तर है कठोपनिषद। ऋग्वेद में खाली स्थान ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं तथा 10,580 मंत्र हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी, जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी है सरस्वती नदी, जिसे नदीत्मा देवीत्मा नाम से संबोधित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? इसका उत्तर है लोपामुद्रा। ऋग्वेद में कुछ विदुषियों की भी कहानियाँ हैं, जिनमें से लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्वपाला प्रमुख हैं। इनमें से लोपामुद्रा ने कुछ वैदिक मंत्रों की रचना भी की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण इत्यादि इन चीज़ों का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? अस्किनी चिनाब नदी का प्राचीन नाम था। व्यास का प्राचीन नाम विपाशा, रावी का प्राचीन नाम परुष्णी और झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता था और चिनाब का प्राचीन नाम अस्किनी था। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में यानी उत्तर वैदिक काल में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? उत्तर वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग सिक्का के लिए किया जाने लगा। ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण आभूषणों को निष्क कहा जाता था। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अफगानिस्तान के कुबा और कुरमू नदियों का संबंध आर्यों के साथ था। अफगानिस्तान के इन नदी घाटियों में भी आर्यों का बसाव क्षेत्र था। सुमेलित करना है वेद और उनमें वर्णित विषयों के बारे में। ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में स्रोत और यज्ञ की विधियों का वर्णन है। सामवेद ऋग्वेद के इन मंत्रों को संगीत रूप दिया गया है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, समाज, विवाह, मृत्यु इत्यादि का वर्णन है। 4, 2, 1, 3। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को ही वनस्पति का देवता भी कहा जाता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? यह केकई क्षेत्र के शासक थे। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? इसका उत्तर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। अथर्ववेद में ही राजा परीक्षित का भी उल्लेख मिलता है, जिसे मृत्यु लोक का देवता कहा गया।
ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ऋग्वैदिक काल में बलि तथा कर्मकांडों का वर्चस्व था। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद तथा देवी पूजा की अवधारणा नहीं थी। उस समय बलि और कर्मकांड सर्वाधिक लोकप्रिय थे। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था, जो कि गला में पहना जाता था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? वैदिक युग में वंश परंपरागत राजतंत्र था। जब महाजनपद की शुरुआत हुई तब कुछ महाजनपदों में गणतंत्र शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में राजतंत्र था जो कि वंशानुगत था। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित संकेतक हैं किसके? ये सब संकेतक हैं पुराणों के। अवस्था, जिंदावस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? जिंदावस्था ग्रंथ ईरान से संबंधित है। इसमें और ऋग्वेद में काफ़ी समानताएं मिलती हैं, जैसे देवताओं के नाम। ऋग्वैदिक धर्म क्या था? ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था। ऋग्वेद में बहुत सारे देवताओं का वर्णन किया गया है, जिससे यह ज्ञात होता है कि ऋग्वैदिक समाज बहुदेववादी था। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कब हुई? इन सभी दर्शनों की अभिव्यक्ति वैदिक काल में ही हुई थी। सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने दिया था, योग दर्शन पतंजलि ने, न्याय दर्शन अक्षपाद गौतम ने, वैशेषिक दर्शन ऋषि कनाद ने और मीमांसा जैमिनी तथा वादरायण ने, जिसमें पूर्व मीमांसा जैमिनी तथा उत्तर मीमांसा वादरायण ने दिया था। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? यह सूचना हमें बोगाज कोई अभिलेख से प्राप्त होती है। 1400 ईसा पूर्व के बोगाज कोई अभिलेख से हमें आर्यों के आगमन की जानकारी मिलती है, जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि ईरान से भी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। बोगाज कोई अभिलेख से ही हमें ऋग्वेद के कई देवताओं के नामों का उल्लेख भी मिलता है। गोत्र शब्द का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? गोत्र शब्द का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? आर्यों के मूल निवास के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने भी लिखा है। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम्स ऑफ वेदास में आर्यों का मूल निवास आर्कटिक क्षेत्र को बताया है। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। मिलान करना है वेद और उनमें वर्णित विषय पर। यह प्रश्न पहले भी था, बस इन शब्दों में थोड़ा परिवर्तन था। अथर्ववेद में औषधियों के बारे में वर्णन है, ऋग्वेद में ईश्वर महिमा है, यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन है और सामवेद ईश्वर महिमा को ही ऋग्वेद के मंत्रों को संगीत रूप दिया गया। 3, 1, 2, 4। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक कार्य प्रकृति पूजा और यज्ञ कर्मकांडों में विश्वास करते थे। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है किसे? सर्वाधिक ऋग्वैदिक मंत्र इंद्रदेव को समर्पित है। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे दशराग युद्ध कहा गया है, वह किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है। यह युद्ध परुष्णी नदी, जिसे वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है, इसके तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध में एक तरफ भरत वंश के राजा सुदास थे और दूसरी तरफ 10 अन्य कबीलों के राजा थे, परंतु इसमें जीत भरत वंशीय राजा सुदास की ही हुई थी। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेथ माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? इसका उत्तर होगा ऋषि गौतम। ऋषि गौतम रहुगण। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र है, जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदिकाओं के निर्माण के नियम तथा ज्यामितीय विज्ञान का वर्णन किया गया है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है मुंडकोपनिषद से। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाले ब्राह्मण को होता या होत्री कहा जाता था।
सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, यह उल्लिखित है। इस कहानी का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में किया गया है। वैदिक सभ्यता से महत्वपूर्ण प्रश्नों में दोस्तों बस इतना ही। यदि आपने वैदिक सभ्यता से जुड़े प्रमुख तथ्यों का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी अवश्य देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, यह वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके अवश्य बताएं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज के अगले वीडियो से हम प्राचीन भारत में धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों तथा उनके उत्तर को डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।